दोस्तों, अगर आपके पेट्रोल पंप पर दाम अचानक बढ़ जाए या आपके घर का गैस और बिजली महंगा हो जाए तो इसकी वजह हजारों किलोमीटर दूर ब्लैक सी में हो सकती है। यूक्रेन ने अभी अभी रशिया के शैडो फ्लीट को ड्रोन से अटैक किया है। ये शैडो फ्लीट क्या होता है? सिंपल भाषा में कहूं तो रशिया के ऐसे पुराने जहाज हैं जिन पर झूठा फ्लैग लगा होता है। ये सीक्रेटली रशिया से तेल निकालते हैं और दूसरे देशों को बेचते हैं। और सबसे बड़ी बात, भारत इन्हीं शैडो फ्लीट के शिप्स से ही रशिया का तेल ले रहा है। तो अगर ये शिप्स डैमेज हो जाएं तो भारत के तेल की सप्लाई भी डिस्टर्ब हो सकती है। आइए समझते हैं पूरी बात। जब रशिया ने यूक्रेन पर 2022 में हमला किया तो अमेरिका, यूरोप और यूके ने रशिया पर बहुत सख्त सैंक्शंस लगाए। इसका मतलब रशिया सीधे तेल एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, लेकिन रशिया ने एक बहुत चतुर तरीका निकाला। उन्होंने पुराने टूटे फूटे जहाजों को लिया और उन पर पनामा, माल्टा या कोई दूसरे देश का झूठा फ्लैग लगा दिया। इन जहाजों की असली मालिकी छिपी रहती है, जीपीएस भी बंद रहता है। ये सीक्रेटली रशिया से तेल लेते हैं और उसे दूसरे देशों को बेच देते हैं। ये सारी जो स्कीम है उसे शैडो फ्लीट कहते हैं, यानी छाया का बेड़ा। अब सवाल यह है कि कितना बड़ा काम चल रहा है। 2025 के पहले 9 महीनों में 113 रशियन शैडो शिप्स थे जो झूठे फ्लैग्स के साथ काम कर रहे थे। और सबसे हैरानी की बात, भारत अकेले ही इन शैडो फ्लीट से 5.4 मिलियन टन तेल ले चुका है। इसकी कीमत 2.1 बिलियन यूरो है। मतलब भारत रशिया के शैडो फ्लीट का नंबर 1 कस्टमर है। 2022 से पहले भारत रशिया से सिर्फ 1% तेल लेता था। अब 40% जो तेल है वो रशिया से ले रहा है भारत। क्यों? क्योंकि रशिया का तेल बहुत सस्ता है। 19 नवंबर को यूक्रेन ने नेवल ड्रोन से ब्लैक सी में 2 रशियन शैडो फ्लीट शिप्स को हिट किया। ये शिप का नाम केरियोस था, दूसरे का नाम विराट। दोनों नोवोर्स्की की ओर जा रहे थे, जहां रशिया का सबसे बड़ा ऑयल टर्मिनल है। यूक्रेन कहता है कि दोनों शिप्स पूरी तरह डैमेज्ड हो गई हैं और अब काम नहीं आ सकती। और बस यही नहीं, उसी दिन यूक्रेन ने कैस्पियन पाइपलाइन कंसोर्टियम को भी अटैक किया। ये पाइपलाइन दुनिया के 1% तेल को ट्रांसपोर्ट करती है। यूक्रेन की स्ट्रैटेजी आखिर क्या है? यूक्रेन सोचता है कि रशिया अपने तेल के रेवेन्यू से ही यूक्रेन पर वॉर करने के लिए पैसे बना रहा है। अगर रशिया का तेल एक्सपोर्ट बंद हो जाए तो रशिया के पास वॉर के लिए पैसे नहीं होंगे। इसलिए यूक्रेन हर दिन रशियन ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक कर रहा है। नवंबर में अकेले यूक्रेन ने रशिया की रिफाइनरीज को 14 बार ड्रोन से हिट किया। रशिया के लिए तो सिचुएशन बहुत गंभीर है। 2025 के पहले 10 महीनों में रशिया का ऑयल रेवेन्यू $24.6 बिलियन कम हो गया। अक्टूबर में अकेले रशिया का रेवेन्यू 27% तक गिर गया। रशिया का बजट तो बना था $69 से $70 प्रति बैरल के हिसाब से, लेकिन अब रशियन ऑयल $36 से भी कम बिक रहा है। मतलब रशिया को हैवी डिस्काउंट देना पड़ रहा है। रशिया का वॉर चेस्ट खाली हो चुका है। आप समझते हैं भारत पर इसका क्या असर पड़ा है? देखिए, अगर शैडो फ्लीट की शिप्स डैमेज्ड होती रहेंगी तो रशिया को और भी ज्यादा डिस्काउंट देना होगा, लेकिन साथ ही शिपिंग कॉस्ट भी बढ़ेंगे क्योंकि बहुत कम शिप्स होंगी। इसका मतलब रशिया के तेल का सस्ता होना फायदेमंद हो सकता है। भारत तो रशियन ऑयल इसलिए ले रहा है क्योंकि वो सस्ता है। अगर सस्ता ना रहा तो भारत सऊदी अरब, इराक, यूएई से ऑयल लेगा। और तो और अमेरिका ने भारत पर प्रेशर बढ़ा दिया है। अमेरिका 183 यानी कि 183 शैडो फ्लीट शिप्स को सैंक्शन कर चुका है। अगस्त में अमेरिका ने इंडिया पर 50% टैरिफ लगाया। अक्टूबर में अमेरिका ने रशियन ऑयल कंपनीज रोसनेफ्ट को ल्यूक ऑयल को सैंक्शन किया।
इसके बाद भारत को दबाव में डाला गया कि रशियन ऑयल मत लो। नतीजा, भारत के 5 सबसे बड़े ऑयल रिफाइनरीज ने दिसंबर के लिए रशियन क्रूड ऑयल का कोई भी ऑर्डर नहीं दिया है। इन सब अटैक्स का असर आखिर क्या होगा हम आम लोगों पर? अगर ग्लोबल ऑयल सप्लाई में कमी आएगी तो ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगी। ऑयल प्राइसेस बढ़ते ही पेट्रोल डीजल एक्सपेंसिव हो जाता है, और जब पेट्रोल डीजल महंगा हो तो ट्रकिंग कॉस्ट बढ़ता है, चीजों को ट्रांसपोर्ट करना महंगा हो जाता है। नतीजा, वेजिटेबल्स, मिल्क, ब्रेड सब कुछ महंगा हो जाता है। नवंबर में ही ऑयल प्राइसेस यूक्रेन के अटैक्स की वजह से बढ़ गई हैं। WTI क्रूड ऑयल $59 तक पहुंच गया है। भारत की सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। एक तरफ अमेरिका कहता है रशियन ऑयल मत लो, दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट के तेल की सप्लाई कम है और एक्सपेंसिव है, तीसरी तरफ रशिया के शैडो फ्लीट में डिसरप्शन आ रहा है। तो भारत को आखिर क्या करना चाहिए इस बीच? भारत को अपना एनर्जी स्ट्रैटेजी बदलना होगा। शायद रिन्यूएबल एनर्जी पर ज्यादा फोकस करना होगा, या फिर अलग अलग देशों से ऑयल डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। आने वाले दिनों में यह सिचुएशन और भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। यूक्रेन के अटैक्स अगर जारी रहे तो रशिया के पास ऑयल एक्सपोर्ट करने की और भी कम तरीके बचे रह जाएंगे। रशिया स्मगलिंग का तरीका यूज करना शुरू कर सकता है, लेकिन अल्टीमेटली सब जगह ऑयल की शॉर्टेज होगी, जिससे ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे, और जब ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो हर देश को इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ता है। और ये सच बात है, भारत जैसे डेवलपिंग कंट्रीज को सबसे ज्यादा मार पड़ती है, क्योंकि जब ऑयल महंगा हो तो सब कुछ महंगा हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी, कुकिंग गैस, ट्रांसपोर्ट, सब कुछ। आम लोगों की जेब में से जो पैसा है वो सारा निकलता चला जाता है। तो खुलासा ये है कि यूक्रेन रशिया वॉर सिर्फ उन दोनों देशों का वॉर नहीं है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस पूरी दुनिया को झेलने पड़ रहे हैं, भारत जैसे अन्य देशों को भी। अगली बार जब आप पेट्रोल पंप पर खड़े हो या इलेक्ट्रिसिटी बिल देखें तो याद रखिए ये सब ब्लैक सी में चल रहे ड्रोन अटैक्स की वजह से हो रहा है। यूक्रेन रशिया वॉर ग्लोबल एनर्जी मार्केट को शेक कर रहा है, पूरा उसने हिला दिया है पूरे एनर्जी मार्केट को, और जब तक ये वॉर खत्म ना हो तब तक ऑयल प्राइसेस अनस्टेबल रहेंगे। भारत को अपना एनर्जी पॉलिसी बदलना होगा, अपनी डिपेंडेंसी कम करनी होगी, क्योंकि इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स सब कुछ अफेक्ट कर रहा है, आपके घर से लेकर आपके ऑफिस तक। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं आपके साथ निकिता रावत फिर मिलती हूं कुछ ऐसे ही वीडियोस के साथ। तब तक आप अपनी टिप्पणियां हमें कमेंट सेक्शन में देते रहें। मैं फिर मिलती हूं कुछ और वीडियोस के साथ। देखने के लिए धन्यवाद।